नमस्कार। हमारे सामने कुछ बेहतरीन स्रोत हैं और आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न पर गौर करने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे स्थापित नियम और प्रणालियां, चाहे वो कानून की हों, न्यायपालिका की, अर्थव्यवस्था की या फिर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की, वो अंदर से ही चुनौतियों का सामना कर रही हैं। हम कर्नाटक में बोलने की आज़ादी को लेकर एक नए कानून पर बहस से शुरुआत करेंगे। हम्म। फिर हम देखेंगे कि कैसे मद्रास हाईकोर्ट में जजों को चुनने की जो प्रक्रिया है वो ही सवालों के घेरे में है। इसके बाद हम भारत में स्कूली शिक्षा की ज़मीनी हकीकत जानेंगे, जो संविधान के वादे से बिल्कुल अलग है। और हाँ, ये भी समझेंगे कि डॉलर के मुकाबले रुपए के 90 के पार जाने का असल मतलब क्या है। और आखिर में हम ब्राज़ील में हुए एक वैश्विक जलवायु सम्मेलन से एक कहानी देखेंगे। ये दिखाती है कि कैसे दुनिया में ताकत दिखाने के नियम भी बदल रहे हैं। तो चलिए इन सब पर एक गहरी नजर डालते हैं कि आखिर ये स्थापित नियम क्यों और कैसे टूट रहे हैं। शुरुआत करते हैं कर्नाटक से, जहां सरकार हेट स्पीच और हेट क्राइम्स प्रिवेंशन बिल 2025 लाने की तैयारी में है। सुनने में तो इसका मकसद बहुत अच्छा लगता है, समाज में नफरत और हिंसा को रोकना। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, असल मुश्किल इसकी डिटेल्स में छिपी है। बिल्कुल, इरादा नेक हो सकता है, लेकिन कानून शब्दों से बनता है और इस बिल के शब्द ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी हैं। अच्छा। हाँ, ये नफरत, सद्भाव, दुश्मनी जैसे शब्दों को कानूनी तौर पर परिभाषित करने की कोशिश करता है। समस्या ये है कि ये सब भावनाएं हैं जिन्हें कानून की किसी एक परिभाषा में बांधना लगभग नामुमकिन है। मतलब ये कि जो एक व्यक्ति के लिए नफरत भरा भाषण है, वो दूसरे के लिए सिर्फ एक तीखी आलोचना हो सकती है। ये तो बहुत व्यक्तिपरक सब्जेक्टिव हो जाएगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, और यहीं से सत्ता के दुरुपयोग का दरवाजा खुलता है। स्रोत में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। पश्चिमी देशों में आजकल फलस्तीन के समर्थन में शांतिपूर्ण भाषण या नारेबाजी को भी एंटी सेमिटिक यानी यहूदी विरोधी बताकर उस पर कार्रवाई की जा रही है। ये बिल भी उसी फिसलन भरी ढलान पर खड़ा है, जहां सरकार तय करने लगेगी कि कौन सी आलोचना जायज है और कौन सी नफरत। लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि ऐसे कानूनों की जरूरत ही नहीं है? समाज में जो नफरत बढ़ रही है उसे रोकने के लिए सरकार को कुछ तो कदम उठाने ही पड़ेंगे, है ना? देखिए, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। स्रोत का तर्क ये है कि हमें नए कानूनों की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास पहले से ही इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी में धाराएं मौजूद हैं। अच्छा। धारा 153A या 295A जैसे कानून पहले से ही ऐसे भाषणों पर रोक लगाते हैं जिनसे हिंसा भड़कने का या समुदायों में दुश्मनी फैलने का सीधा खतरा हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार कहा है कि बोलने की आज़ादी को सिर्फ तभी रोका जा सकता है जब हिंसा का तत्काल खतरा हो। तो ये नया बिल उस सीमा को धुंधला कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। ये एक तरह से आग से खेलने जैसा है, जहां आप हर चिंगारी को बुझाने के चक्कर में बोलने की आज़ादी का ही दम घोट सकते हैं। तो असल मुद्दा ये नहीं है कि नफरत से लड़ा जाए या नहीं, बल्कि ये है कि सुरक्षा और आज़ादी के बीच वो महीन रेखा कहाँ खींची जाए। ये सिर्फ कर्नाटक का मामला नहीं है, सवाल पूरे देश के लिए। सही कहा। ये एक बुनियादी लोकतांत्रिक दुविधा है। चलिए, कानून बनाने की इस दुविधा से अब उन लोगों की तरफ चलते हैं जो कानून की व्याख्या करते हैं, यानी हमारी न्यायपालिका। यहां भी स्थापित नियमों को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मामला मद्रास हाईकोर्ट के कॉलेजियम से जुड़ा है। हाँ, और पहले ये समझ लेते हैं कि कॉलेजियम क्या है। ये सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के सीनियर जजों का एक समूह होता है जो खुद ही नए जजों की नियुक्ति और तबादलों के लिए नामों की सिफारिश करता है। एक तरह से जजों द्वारा जजों की नियुक्ति वाली व्यवस्था। बिल्कुल ठीक है, तो मद्रास हाईकोर्ट में इस व्यवस्था के साथ क्या हुआ? यहाँ प्रक्रिया के एक बुनियादी नियम का पालन नहीं किया गया। नियम के मुताबिक हाईकोर्ट का कॉलेजियम मुख्य न्यायाधीश और 2 सबसे वरिष्ठ सीनियर मोस्ट जजों से मिलकर बनता है। लेकिन मद्रास हाईकोर्ट में जब जजों की नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश की गई, तो दूसरी सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस जे निशा बानू को इस पूरी प्रक्रिया से ही बाहर रखा गया। लेकिन ऐसा क्यों किया गया? कोई वजह तो होगी। वजह थोड़ी पेचीदा है। जस्टिस निशा बानू का तबादला केरल हाईकोर्ट में हुआ था, लेकिन उन्होंने अभी तक वहां पदभार नहीं संभाला है। तो तकनीकी रूप से जब तक वो वहां ज्वाइन नहीं करती, वो मद्रास हाईकोर्ट के जजों की सूची का ही हिस्सा है और वरिष्ठता में दूसरे नंबर पे हैं। सही। राज्य सरकार ने भी इसी बात पर आपत्ति जताते हुए कॉलेजियम से स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन कॉलेजियम ने जवाब देने के बजाय कुछ और नामों की सिफारिश भेज दी। अच्छा, तो ये सिर्फ एक प्रक्रिया से जुड़ी गलती लगती है।
क्या ये वाकई इतना बड़ा मुद्दा है? ये सिर्फ एक तकनीकी गलती से कहीं ज्यादा गंभीर है। आप सोचिए, अगर किसी संस्था का गठन ही गलत तरीके से हुआ हो तो उसके द्वारा लिए गए फैसले वैध कैसे हो सकते हैं? बात तो सही है। अगर सिफारिश करने वाली बॉडी ही सवालों के घेरे में है तो उसकी सिफारिशें भी अवैध हो सकती हैं। ये हमारी न्यायपालिका की अखंडता और निष्पक्षता पर एक सीधा सवाल खड़ा करता है। असल मुद्दा सिर्फ एक जज का तबादला नहीं है, बल्कि ये है कि जब प्रक्रिया की पवित्रता ही भंग हो जाए तो न्याय पर भरोसा कैसे कायम रहेगा? बिल्कुल। समझ गया। मतलब यहां भी वही बात है, एक स्थापित नियम को नजरअंदाज किया गया, जिससे पूरी व्यवस्था की नींव पर ही सवाल उठ गए। एकदम सही। जहां एक तरफ अदालतें अपने ही नियमों से जूझ रही हैं, वहीं देश के लाखों परिवार एक और बुनियादी नियम के टूटने से परेशान हैं, और वो है सबको शिक्षा का अधिकार। भारत का संविधान 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। हाँ, और ये कहानी नेशनल सैंपल सर्वे यानी एनएसएस के 80वें राउंड के आंकड़ों से बहुत साफ होकर सामने आई है। ये सरकार का ही एक बहुत बड़ा और भरोसेमंद सर्वे होता है। अच्छा। इसके मुताबिक शहरी इलाकों में 51% से ज्यादा बच्चे अब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूलों से निकलकर प्राइवेट स्कूलों की तरफ जाने का ये ट्रेंड लगातार बढ़ रहा है। और इसका सीधा मतलब है कि परिवारों पर खर्च का बोझ भी आसमान छू रहा हो। आसमान छू रहा है ये कहना भी शायद कम होगा। आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। बताइए। शहरी इलाकों में एक प्राइवेट स्कूल में 12वीं क्लास तक की पढ़ाई का सालाना खर्च औसतन 49,000 रुपए तक पहुंच गया है। 49,000 रुपए? हाँ, और अगर हम इसे मासिक खर्च में देखें तो ये देश के सबसे गरीब 5% परिवारों की महीने भर की कुल आमदनी के बराबर है। सोचिए, एक परिवार अपनी पूरी महीने की कमाई सिर्फ एक बच्चे की स्कूल फीस पर कैसे खर्च कर सकता है? ये तो अविश्वसनीय है। और मुझे यकीन है कि इसमें प्राइवेट ट्यूशन का खर्च तो शामिल भी नहीं होगा, जो आजकल एक और बड़ी सच्चाई बन गया है। आपने बिल्कुल सही कहा, वो खर्च तो अलग है। सर्वे बताता है कि शहरी इलाकों में लगभग 31% और ग्रामीण इलाकों में 25% बच्चे स्कूल के बाद प्राइवेट ट्यूशन भी लेते हैं। तो ये तो एक तरह से दो भारत बना रहा है। बिल्कुल। ये एक ऐसी गहरी खाई खोद रहा है जिसे पाटना बहुत मुश्किल होगा। एक वो जो अच्छी शिक्षा खरीद सकता है और दूसरा वो जो पीछे छूटता जा रहा है। सरकारी स्कूलों में नामांकन घट रहा है और शिक्षा का अधिकार पैसे वालों का विशेषाधिकार बनता जा रहा है। तो यहाँ भी एक स्थापित नियम, संविधान का एक बुनियादी वादा सिर्फ कागज पर सिमट कर रह गया। ये सिर्फ फीस की बात नहीं है, ये सवाल के बारे में है कि क्या समान अवसर का हमारा संवैधानिक वादा एक मिथक बनता जा रहा है। ये बिल्कुल सही विश्लेषण है। शिक्षा का यह बढ़ता खर्च परिवारों की जेब पर सीधा असर डाल रहा है। और जब हम जेब की बात करते हैं तो एक और चीज है जो सबकी नजर में है, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत, जो 90 के स्तर को पार कर गई है। कई लोगों के लिए ये खतरे की घंटी है। क्या ये वाकई हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक संकट का संकेत है? देखिए, ये एक स्वाभाविक चिंता है, लेकिन ज्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा, सबसे जरूरी बात ये है कि रुपये में ये गिरावट हमारी अर्थव्यवस्था की किसी अंदरूनी कमजोरी की वजह से नहीं है। भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट अभी भी दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज है और हमारे आर्थिक बुनियाद काफी मजबूत हैं। तो मेरी गिरावट हो क्यों रही है? अगर सब कुछ ठीक है तो रुपया कमजोर क्यों हो रहा है? इसके कारण ज्यादातर बाहरी हैं और कुछ हद तक कह सकते हैं कि अस्थायी हैं। एक बड़ा कारण है हमारा बढ़ता व्यापार घाटा, यानी हम आयात ज्यादा कर रहे हैं और निर्यात कम। ठीक है। दूसरा, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक अपना पैसा निकाल रहे हैं। जब विदेशी निवेशक अपना पैसा निकालते हैं तो वे भारतीय बाजार में अपने रुपए बेचकर डॉलर खरीदते हैं। जब बाजार में बहुत सारे रुपए बिकने लगते हैं और डॉलर की मांग बढ़ जाती है तो स्वाभाविक रूप से रुपए की कीमत कम हो जाती है। और अमेरिका के साथ व्यापार समझौते वाली बात भी है? हाँ, उसमें हो रही देरी भी एक वजह है। ठीक है, मैं मानता हूं कि घबराने की बात नहीं है, लेकिन आम आदमी के लिए तो इसका मतलब है कि आयात होने वाला सामान जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोल, ये सब और भी महंगा हो जाएगा। क्या इसका असर महंगाई पर नहीं पड़ेगा? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। हाँ, आयात महंगे होने से महंगाई पर थोड़ा असर जरूर पड़ेगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं होगा। इसका एक दूसरा पहलू भी है जिसे हमें देखना चाहिए। वो क्या? गिरते रुपए से हमारे निर्यातकों मतलब एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है। उनके बनाए उत्पाद जैसे सॉफ्टवेयर, टेक्सटाइल या दवाइयाँ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ते हो जाते हैं, जिससे उनकी मांग बढ़ती है। तो ये एक दोधारी तलवार है। बिल्कुल।
असल बात ये है कि रुपए का ये उतार चढ़ाव भारत की कमजोरी का नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था से हमारे गहरे जुड़ाव का प्रतीक है। तो ये एक और उदाहरण है कि कैसे स्थापित आर्थिक नियम भी अब वैश्विक दबावों के आगे नई शक्ल ले रहे हैं। एकदम। ये वैश्विक जुड़ाव सिर्फ आर्थिक नहीं है, अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चलते हैं जहां कूटनीति के पुराने नियम भी बदले जा रहे हैं। अमेरिका ने हाल ही में अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की है और इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिन्होंने उसके अपने यूरोपीय सहयोगियों को भी हैरान परेशान कर दिया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, क्योंकि यह बताता है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश आने वाले समय में दुनिया को किस नज़र से देखेगा। और इस बार जो नज़र है उसमें अमेरिकी दबदबे के साथ साथ एक तरह के अलगाववाद, मतलब आइसोलेशनिज्म की भी झलक मिलती है। अच्छा। दस्तावेज में साफ लिखा है कि अमेरिका अब दुनिया को संभालने का बोझ नहीं उठाएगा। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सबसे विवादास्पद हिस्सा कौन सा है? सबसे तीखी टिप्पणी यूरोप को लेकर है। दस्तावेज में कहा गया है कि यूरोप सभ्यता के विनाश के कगार पर है। अरे, ये तो बहुत ही अपमानजनक भाषा है किसी सहयोगी के लिए, है ना? इस पर जर्मनी के विदेश मंत्री ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें बाहरी सलाह की जरूरत नहीं है। इस एक वाक्य ने नेटो जैसे दशकों पुराने सैन्य गठबंधनों की मजबूती पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो एक तरफ अमेरिका अपने दोस्तों को दूर धकेलता दिख रहा है और दूसरी तरफ चीन दुनिया को करीब खींचने के लिए एक बिल्कुल अलग और बहुत ही दिलचस्प रणनीति अपना रहा है। इसका एक शानदार नज़ारा ब्राजील में हुए COP30 जलवायु सम्मेलन में देखने को मिला। COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। यह संयुक्त राष्ट्र का सालाना जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होता है। और वहां ऐसा क्या हुआ? वहां चीन के पवेलियन में लोगों की मीलों लंबी कतारें लगी थीं। लोग घंटों इंतजार कर रहे थे और जानते हैं किस लिए? किस लिए? मुफ्त में मिल रहे पांडा वाले खिलौने, पेन और सबसे अनोखी चीज चाय से बने घुलनशील कपड़ों के लिए। एक मिनट, चाय से बना कपड़ा? कमाल है। मतलब भविष्य में हम अपनी पुरानी टी-शर्ट को फेंकने की बजाय उसकी चाय बना के पी सकेंगे की कहानी कहता है। ये चीन की सॉफ्ट पावर का खेल है, यानी बिना सेना या पैसे के अपनी संस्कृति, इनोवेशन और नए नए आइडिया से दुनिया को अपना दोस्त बनाने की कोशिश। अपनी छवि बदल रहा है मतलब। बिल्कुल। चीन अब सस्ते प्लास्टिक के खिलौने वाली अपनी पुरानी छवि को तोड़कर एक आधुनिक, आकर्षक और तकनीकी रूप से उन्नत देश की छवि बना रहा है। और मजे की बात यह है कि इसके ठीक उलट भारत का पवेलियन बिल्कुल सादा और लगभग खाली पड़ा था। अच्छा। ये छोटी सी घटना दिखाती है कि वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाने की लड़ाई कितनी बदल गई है। तो ये सिर्फ खिलौने बांटने की बात नहीं है, ये वैश्विक प्रभाव के नियमों को फिर से लिखने की कोशिश है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि 21वीं सदी में दबदबा सिर्फ मिसाइलों से नहीं, बल्कि मार्केटिंग और नैरेटिव से भी कायम किया जाता है। स्थापित नियम और धारणाएं सवालों के घेरे में हैं। कर्नाटक का बिल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि बोलने की आज़ादी की सीमाएं क्या हों, तो मद्रास हाईकोर्ट का मामला न्याय देने वाली संस्था की अपनी प्रक्रियाओं की अखंडता पर सवाल उठा रहा है। हमने ये भी देखा कि कैसे शिक्षा का बढ़ता खर्च संविधान में दिए गए एक बुनियादी वादे को चुनौती दे रहा है और कैसे अर्थव्यवस्था के नियम वैश्विक हवाओं के साथ बदल रहे हैं। और अंत में हमने देखा कि कैसे एक वैश्विक जलवायु सम्मेलन में बांटे गए मुफ्त खिलौने देशों की बदलती महत्वाकांक्षाओं और ताकत की नई परिभाषा की कहानी कहते हैं। ये सब हमें एक विचार के साथ छूट जाता है। इस जटिल दुनिया में जहां बड़ी-बड़ी रणनीतियां बनाई जाती हैं और मोटे-मोटे दस्तावेज लिखे जाते हैं, क्या असली कहानी उन छोटी, अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली चीजों में छिपी है? जैसे किसी दस्तावेज से गायब एक हस्ताक्षर, एक स्कूल की बढ़ती फीस या एक खाली पड़ा पवेलियन। शायद यही वो सुराग हैं जो हमें बताते हैं कि हम असल में किस ओर जा रहे हैं। सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल।